जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे संयोजकता के बारे में। अगर आपको भी रसायन विज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आता है, आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने में समस्या होती है, कई बार रासायनिक सूत्रों को लिखने में आपको समस्या होने लग जाती है, कोई तत्व परमाणु कैसे बन जा रहा से आयन कैसे बन जाता है, धन आयन का उस पर आवेश कैसे आ जाता है, ऋण का आवेश कैसे आ जाता है, कोई आयन एक दूसरे के साथ जुड़ने कैसे लग जाते हैं, ये सारी चीजें आपको अगर समझने में परेशानी होती है तो आपका वह संयोजकता का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो आज की इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता निकाला कैसे जाए। उसको रटने से अच्छा आप उसको निकालना सीख जाएं। अगर निकालना सीख जाएंगे संयोजकता को तो आप बहुत आसानी से उसको याद भी रख पाएंगे, और संयोजकता के द्वारा आप जो है किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। एक बार ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लें, संयोजकता ज्ञात कर लें, तो आप देखेंगे कि रासायनिक सूत्रों को लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा यौगिकों का। और अगर आप रासायनिक सूत्रों को लिख लेंगे यौगिकों को, और किसी यौगिक को आयन के रूप में तोड़ लेंगे, धन आयन और ऋण आयन के रूप में तोड़ पा रहे होंगे, तो आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आने लग जाएंगी। बहुत आसान हो जाएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड और इसके साथ सोडियम सल्फेट की। इस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो कितना आसान है इस रासायनिक अभिक्रिया को सीख जाना, अगर आप संयोजकता को अच्छे से जानते हैं और किसी भी यौगिक को धन आयन और ऋण आयन के रूप में तोड़ना जानते हैं। तो जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को देखेंगे और अगर आपको संयोजकता का कंसेप्ट अच्छे से आता हो, इस पर आवेश का बनना सीखे हो आप, तो देखेंगे कि हाइड्रोजन पर एक धन का आवेश होता है और क्लोरीन पर ऋण का आवेश होता है। उसी तरीके से इसको भी अगर हम आयनों में तोड़ दें तो सोडियम एक धन आयन होता है और सल्फेट एक आपका ऋण आयन होता है। इस पर -2 का आवेश रहता है। इस तरीके से आपके पास जो है आयन के रूप में ये तत्व बना हुआ होगा। अब इसको अगर रासायनिक अभिक्रिया में लिखना है तो आपको बहुत आसान हो जाता है कि जो धन आयन ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धन आयनों को हटा देते हैं, और जो ऋण आयन अपने से ज्यादा अभिक्रियाशील धन ऋण आयनों को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम जो है ये भी धन आयन है और हाइड्रोजन भी धन आयन है, तो सोडियम ज्यादा पावरफुल धन आयन होता है और हाइड्रोजन कमजोर धन आयन होता है। इसकी वजह से सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, तो हाइड्रोजन को हटाएगा तो इसकी जगह स्वयं ले लेगा और ये बन जाएगा सोडियम धन आयन, उसके साथ ये क्लोरीन ऋण आयन जुड़ जाएगा, प्लस ये जो कमजोर धन आयन था इस सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, ये SO4। इस तरीके से आपकी जो है अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जब आपको एक बार ये समझ में आ गया कि किसी भी तत्व को या किसी भी यौगिक को हम लोग किस तरीके से धन आयन और ऋण आयन में तोड़ करके उस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कर सकते हैं, तो आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना आसान हो जाएगा, उनका यौगिकों का सूत्र लिखना आसान हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन पर धन का आवेश कैसे आ जाता है, क्लोरीन पर कितना आवेश हो जाएगा, सोडियम पर कितना आवेश रहेगा, या सल्फेट आयन पर कितना आवेश रहेगा। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको संयोजकता सीखनी रहती है। जैसा कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर संयोजकता 1 थी, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर एक धन का आवेश आ गया था। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे आज संयोजकता के बारे में। किसी भी तत्व की अन्य तत्वों, परमाणुओं या आयनों से जुड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसे संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता को समझने के लिए हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों को समझना पड़ेगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जानने के लिए आपको सबसे पहले संयोजी कक्षा या संयोजी कोष के बारे में जानना पड़ेगा। संयोजी कोष जो होता है वो रिलेटेड होता है आपके परमाणु संरचना से, कि किसी परमाणु की संरचना कैसी है, और परमाणु संरचना को हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद संयोजकता के बारे में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं परमाणु संरचना के बारे में। मान लीजिए कोई परमाणु है, तो परमाणु संरचना में कहा गया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं,
और उसके नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ कक्षाएं बनेंगी। हम ये जो बीच का एरिया है इसे नाभिक बोला जाता है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। नाभिक के चारों तरफ बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं संभव हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो ये मान लीजिए आपकी पहली वृत्ताकार कक्षा है, तो इसको कक्षा कोष संख्या 1 कह सकते हैं। इसको N से K से प्रदर्शित कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी कोष हो सकता है, इस कोष को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा कोष हो गया आपका, इसे M से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कोई भी जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाएगा और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। नाभिक के चारों तरफ कई कक्षाएं संभव हैं, उन कक्षाओं को हम लोग कोष बोलते हैं। और सबसे पहले कोष को K बोला जाता है, दूसरे कोष को हम L बोलेंगे, तीसरे कोष को M बोलेंगे, ऐसे चौथा कोष आएगा तो उसको N बोलेंगे। ये आपका पहला कोष हो जाता है, ये दूसरा कोष हो गया और ये तीसरा कोष हो गया। तो ये थोड़ी सी परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी थी। अब जो परमाणु होता है इसकी सबसे बाहरी कक्षा को, अगर इस परमाणु के अंदर देखा जाए तो इसका सबसे बाहरी कक्षा ये तीसरी कक्षा दिख रही है। इस बाहरी कक्षा को हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष। तो कोई भी तत्व या परमाणु रहे, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहेगा, सबसे बाहरी वाली कक्षा को या कोष को हम लोग संयोजी कोष बोलेंगे। और उस संयोजी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाए जा रही होंगे या जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल ले लिया जाए। सोडियम एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इस 11 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे तो जो पहली कक्षा होती है इसके पास यानी कि कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या 11 है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे तो जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने पहली कक्षा में रख दिया। अगले 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी दूसरी कक्षा में जाएंगे, तो आपने क्या कर लिया, इसमें से 8 इलेक्ट्रॉनों को दूसरी कक्षा में रख लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा के, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के, तो 8 और 2 मिलकर के 10 हो गए। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन जो रह जाएगा वो आपको ये चला जाएगा तीसरी कक्षा के अंदर, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आपका तीसरी कक्षा में है। तो सोडियम का जो परमाणु है उसमें 3 कक्षाएं बन रही हैं। उस 3 कक्षाओं के अंदर जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, इस सबसे बाहरी कक्षा को बोलेंगे हम लोग संयोजी कोष। यानी कोई भी परमाणु या तत्व का जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उस कक्षा को संयोजी कक्षा या संयोजी कोष बोला जाता है। और सोडियम परमाणु की जो ये संयोजी कोष है, इस कक्षा के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग जब परमाणु संरचना को जान लेंगे तो परमाणु संरचना के आधार पर हम लोग बहुत ही आसानी के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों को समझ सकते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कंसेप्ट के द्वारा ही हम लोग संयोजकता को जान पाएंगे। तो अब समझते हैं संयोजकता के बारे में। अगर इस सोडियम परमाणु के लिए हम लोग देखें तो चूंकि इसके पास केवल 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। जब किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो तो उसकी संयोजकता हो जाती है उसी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, यानी कि जो सोडियम परमाणु होगा उसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी।
तो सोडियम की संयोजकता के बारे में जब आप बात करेंगे तो वो संयोजकता हो जाएगी उसकी 1। तो इसी तरीके से हम लोग सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उनके सामने उनकी संयोजकताओं को निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनका आयनिक रूप कैसा होता है। तो शुरू करते हैं। पहला है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसमें एक ही कक्षा बनती है और पहली ही कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रह पाएगा। इसके पास चूंकि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन पहली ही कक्षा में खत्म हो जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए पहली कक्षा ही उसकी संयोजी कक्षा है या संयोजी कोष कहलाती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन केवल पाया जा रहा होगा, तो हाइड्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है वो 1 हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 हो जाएगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, इसलिए इसकी संयोजकता भी 1 हो जाएगी। उसके बाद हीलियम को जब देखने जाएंगे तो हीलियम के जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इसमें एक ही कक्षा बनेगी 2 इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन जो कि हीलियम में इसकी आखिरी कक्षा जो होती है वही पहली कक्षा है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसके अंदर पहली कक्षा के अंदर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होने की वजह से ये दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे तत्व को जुड़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, आदान प्रदान इन इलेक्ट्रॉनों का नहीं हो पाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे किसी भी तत्व के साथ जुड़ने के लिए भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें हम लोग संयोजकता इसकी जो हो जाती है हीलियम की वो 0 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो लिथियम है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और दूसरी कक्षा में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। तो इसका जो आखिरी कक्षा हुई वो दूसरी कक्षा हुई और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अगला तत्व बेरिलियम का भी अगर आप देखें तो 2 पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होने की वजह से संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी। बोरान को देखेंगे तो बोरान में भी 2 इसके कक्षा में पहले चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वजह से इसकी भी संयोजकता जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 3। कार्बन के बारे में बात कर रहे होंगे तो कार्बन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इन संयोजकता इसकी भी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5। जिस भी तत्व के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो जाती है उसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमको 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटाना पड़ता है। तो जब 8 में से आप संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटाएंगे तो उसकी संयोजकता आ गई। अब नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इस फार्मूले में अगर रखा जाए तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 तो बराबर हो जाएगा 3, यानी कि जो नाइट्रोजन की संयोजकता आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो संयोजकता नाइट्रोजन की 3 भी रहती है। कभी कभी नाइट्रोजन जो है 5 संयोजकता भी दिखाता है, यानी ये 3 संयोजकता और 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है कभी कभी। इसके अलावा ऑक्सीजन के बारे में जब जानेंगे तो ऑक्सीजन की जो परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में है वो 8 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके पास चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो जब संयोजकता निकालने जाएंगे तो 8 में से माइनस करके निकालेंगे, तो 6 में 8 में से 6 घटा देंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 2 आ जाएगी और संयोजकता या ऑक्सीजन की हो जाएगी 2। फ्लोरीन के लिए देखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 और 7, 8 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी वो
1 हो जाएगी, यानी संयोजकता फ्लोरीन की 1 हो जाएगी। नियान के बारे में बात करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो चुकी है, तो यहाँ जब आप रख करके इसको माइनस करने जा रहे होंगे 8 - 8, तो ये 0 आ जाएगा। इस वजह से इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 0। सोडियम के बारे में देखेंगे, इसके पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन तीसरी कक्षा इसमें बनेगी सोडियम के अंदर, तो सोडियम का जो आखिरी कक्षा होगी वो इसकी तीसरी कक्षा हो गई, यानी सोडियम का जो संयोजी कोष है वो तीसरा है, और तीसरे संयोजी कोष के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। उसके बाद मैग्नीशियम है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 हो जाएगा। अब इसमें चूंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 3 आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 प्राप्त हुए, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। सिलिकॉन के बारे में देखेंगे तो 2, 8 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने की वजह से इसकी संयोजकता 4 आ जाएगी। फास्फोरस को देखते हैं तो 2, 8 और 5। अब फास्फोरस भी जो होता है ये दो संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, कभी कभी ये माइनस में भी प्रदर्शित कर लेगा 3, और ये संयोजकता 5 भी प्रदर्शित करता है। तो फास्फोरस के लिए जो होगा, यहाँ से जब 8 में से आप 5 घटा रहे होंगे तो आ जाएगा 3, यानी फास्फोरस की संयोजकता 3 भी हो सकती है और फास्फोरस की संयोजकता 5 भी हो सकती है। 3 से लेकर के 5 तक वो संयोजकताएं प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा सल्फर के बारे में देखेंगे तो सल्फर 2, 8 और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन चूंकि 6 है, तो हम 8 में से घटा करके निकाल लेंगे, यानी कि सल्फर की संयोजकता आ जाएगी आपकी 2। इसके बाद क्लोरीन 2, 8 और 7 हो जाएगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, तो 8 में से घटाने के बाद 1 बच जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। आर्गन की संयोजकता जो होगी 2, 8 और 8। अब यहाँ पर देखें तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, और 8 होने की वजह से इसकी संयोजकता 8 में से 8 जब घटाया जाएगा तो 0 बच जाएगा, जिसके कारण आर्गन की संयोजकता 0 हो जाएगी। अब पोटेशियम के अंदर देखा जाए तो 19 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके अंदर 4 कक्षाएं बनेंगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में इसके 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमको ज्ञात होगा कि उसका जो संयोजी कोष है वो चौथा कक्षा होती है, और चौथी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पोटेशियम की संयोजकता 1 हो जाती है। उसी तरीके से कैल्शियम को देखेंगे तो 2, 8, 8 और 1 हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब आप इसको देख रहे होंगे तो कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करने पर ज्ञात होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 2 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 2 और संयोजकता भी हो जाएगी 2। चलिए अब आगे समझते हैं। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इनके, तो इसमें कुछ तत्व मिलेंगे, जैसे नियान, इसकी आखिरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी। उसी तरीके से आर्गन है, इसकी भी आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 थी। जिन भी कक्षाओं अंतिम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 हो जा रही है, उन तत्वों की संयोजकता 0 हो जाती है। अब ऐसे तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस तत्व या नोबल गैसेस कहते हैं। ये किसी भी अन्य तत्वों के साथ अक्सर क्रिया नहीं करती, सामान्यतः ये क्रिया नहीं करेंगे, यानी ये अपने स्वयं से अस्थायी अवस्था में पाए जाती हैं और एक परमाणु गैस के रूप में पाई जाती हैं, हमेशा रहती हैं। ऐसे तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस के रूप में रखते हैं। तो संयोजकता सिद्धांत के अनुसार कोई भी तत्व ये चाहता है कि उसकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए,
और आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो क्या करता है कि अपने अंतिम कोष में या तो इलेक्ट्रॉनों को कभी कभी त्याग देता है या तो इलेक्ट्रॉनों को कभी कभी ग्रहण कर लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल जो सोडियम का था, हमने देखा था सोडियम के पास कुल मिलाकर के उसका परमाणु क्रमांक 11 है, उसके अंदर यानी कि कुल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 11 इलेक्ट्रॉनों को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहली कक्षा के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया वो तीसरी कक्षा में आ जाता है। यानी इसकी जो संयोजी कोष हो गया वो तीसरा है और उस संयोजी कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन संयोजकता सिद्धांत ये कहता है कि हर तत्व ये चाहता है कि उसकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, जिससे वो अस्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, वो अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त कर ले। तो सोडियम के लिए ये तभी संभव था जब ये एक अपना आखिरी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दे। तो अब तत्व क्या करते हैं, अपना अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों को या तो किसी को दे देते हैं या तो कुछ तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। सोडियम के केस में देखेंगे कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना किसी के लिए आसान है, तो ये क्या करता है कि अपने आखिरी कक्षा का ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे देता है। अब जैसे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को देगा तो अब ये रह जाएगा सोडियम 2 और 8, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी दूसरे तत्व को दे दिया जाएगा। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को देता है तो उस पर कुछ आवेश आ जाते हैं, या तो धन के या तो ऋण के। अब कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है तो उस पर धन का आवेश आ जाता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया है तो इसके ऊपर एक धन का आवेश आ जाएगा। अगर कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर एक ऋण का आवेश आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन का ले लिया जाता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे यानी कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन कुल है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होंगे तो पहली कक्षा में 2, फिर 8 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी इसके संयोजी कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब कभी भी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो तत्व क्या चाहेगा कि हमारे पास आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में बनाने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे दे या तो इस 7 को 8 बना दे किसी तरीके से। तो क्लोरीन के लिए ये आसान होता है कि अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना बल्कि किसी अन्य तत्व के साथ संयोग करके 1 इलेक्ट्रॉन उससे ले ले। तो क्लोरीन अपने लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से आकर्षित कर लेता है और इसका बन जाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है तो 2, 8 इसमें भी था और 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके पास तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसके ऊपर आ जाता है प्लस का माइनस का आवेश। अब क्लोरीन हो जाएगा ये ऋण आवेशित। लेकिन ये आवेशों की वजह से इनके ऊपर एक अस्थाई तो आ जाता है, ये अस्थाई तत्व बन जाते हैं कि इनकी आखिरी संरचना के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जिस तरीके से अक्रिय गैसों की संरचना थी 2, 8, 8 करके, वैसे इसकी भी अस्थाई संरचना 2, 8, 8 बन जाती है, 2 और 8 बन जाती है। तो कोई भी तत्व जो रहता है वो ये चाहता है कि उसके आखिरी कक्षा जो हो, संयोजी कक्षा जो हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम परमाणु जो है अपने आखिरी कक्षा के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, उसके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी वो अस्थायी अवस्था मानी जाती है। तो इस तरीके से तत्व जो होते हैं अपनी अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेते हैं। हम समझते हैं कि ये जो तत्व हैं जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसके ऊपर ये धन या ऋण का आवेश कहाँ से आ जाता है, उसके कंसेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो तत्व था इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 थी। तो आपने परमाणु संरचना के अंदर पढ़ रखा होगा कि कोई तत्व जो रहता है परमाणु के रूप में, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही संख्या में उसके पास प्रोटॉन भी होते हैं। यानी कि अगर सोडियम का परमाणु देखेंगे तो उसके पास प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी और उसकी बाहर जो कक्षाएं होंगी बहुत सारी, उन कक्षाओं के अंदर मिला करके इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर रहती है।
आपको पता हो कि प्रोटॉनों के ऊपर धन का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण का आवेश होता है, लेकिन इनका आवेश आपस में मात्रा जो होती है दोनों की बराबर होती है, यानी जितनी मात्रा में ऋण का आवेश होता है उतना ही मात्रा में प्रोटॉनों पर धन का आवेश होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी भी परमाणु पर धन आयन या ऋण आयन कैसे आ जाता है, उसका क्या कारण है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सोडियम परमाणु था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु के अंदर अगर प्रोटॉनों की बात करें तो 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या तो 11 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे देगा तो उसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। अब प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है, तो इसमें अगर देखें तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों को कैंसिल कर देंगे और 1 प्रोटॉन का आवेश इसमें शेष रह जाता है। तो 1 प्रोटॉन पर जो एक प्लस आवेश रहता है, उसी प्लस आवेश की वजह से सोडियम परमाणु के ऊपर एक प्लस का आवेश आ जाएगा, एक धन का आवेश आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन भी होंगे। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रह जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके ऊपर अधिक हो जाता है। इस तरीके से कोई भी परमाणु जो होता है वो आयन का रूप ग्रहण कर लेता है। अब समझते हैं कि ये जितने भी तत्व हैं वो परमाणु रूप में किस तरीके से काम करते हैं, उन पर कितना आवेश आएगा। जैसा कि हाइड्रोजन को देखा जाए तो इसकी संयोजकता 1 है और ये देखा जाता है कि ज्यादातर 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्यागेगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर एक धन का आवेश आ जाएगा। हीलियम परमाणु चूंकि ना तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है ना तो त्यागता है, इसलिए इस पर कोई भी आवेश नहीं आएगा, यानी कि हीलियम पर आवेश 0 रहता है। लिथियम 1 परमाणु त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए इस पर एक धन का आवेश आ जाएगा। बेरिलियम पर 2 संयोजकता होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है, इसकी वजह से इस पर 2 प्लस के आवेश आ जाते हैं। और बोरान पर 3 प्लस का आवेश आ जाएगा। और कार्बन परमाणु जो है ये आवेश रहित होते हैं, इन पर कोई धन या ऋण का आवेश नहीं आता। ये इलेक्ट्रॉनों को चूंकि देते नहीं है ना तो किसी से लेते हैं, ये बल्कि साझा करते हैं, इस वजह से कार्बन पर कोई धन या ऋण का आवेश नहीं आता। नाइट्रोजन परमाणु पर +5 का भी आवेश आता है, अगर प्लस में आएगा तो इस पर 5 देखा जाता है आवेश, या तो नाइट्रोजन पर -3 का आवेश आता है। उसके अलावा ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर -2 का आवेश आएगा। फ्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए फ्लोरीन पर -1 आवेश आ जाएगा। उसके अतिरिक्त जो नियान है इसकी संयोजकता चूंकि 0 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ना तो ग्रहण करता है ना तो किसी से को देता है, इस वजह से इसकी संयोजकता जो आयनिक रूप नहीं बनेगा, 0 रहेगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस का आवेश आ जाएगा, सोडियम धन आयन। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता रखता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है, तो इस पर 2 प्लस का आवेश आ जाता है। एल्युमिनियम जो हमारा है, एल्युमिनियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन को ना तो त्यागता है ना तो ग्रहण करता है, ये साझेदारी करता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। फास्फोरस पर +5 का भी आवेश आ सकता है, या फिर फास्फोरस पर -3 का भी आवेश आ सकता है। सल्फर जो है इस पर -2 का आवेश होता है अधिकतर, और क्लोरीन पर -1 का आवेश आएगा। इसके अतिरिक्त आर्गन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये अक्रिय गैस है। पोटेशियम पर +1 का आवेश आ जाएगा। और कैल्शियम जो हमारा तत्व है इसकी 2 संयोजकता होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखता है, इसलिए इस पर 2 प्लस का आवेश आ जाएगा।
अब ये जो आयन के रूप में बन गए हैं आपके पास, देख रहे हैं बहुत सारे तत्वों के ऊपर धन का आवेश है, बहुत सारे तत्वों के ऊपर ऋण का आवेश है, तो इन्हें धन आयन और ऋण आयन के रूप में देखा जाता है। अब हम समझते हैं कि संयोजकता को सीख लेने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप संयोजकता को अच्छे से जान लेते हैं तो किसी भी तत्व का के द्वारा उसके बनने वाले यौगिकों के आप रासायनिक सूत्र लिख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा आपका NaCl, यानी कि इसके अंदर एक सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु होगा। यहीं अगर आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम और क्लोराइड, अब इनकी संयोजकताओं को देखते हैं। तो कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। उसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात अगर करें तो 2 और 1 की बात रहेगी। क्लोरीन, अब इनका रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका तिरछे गुणा करवा दिया जाता है। इस -1 का गुणा इसके साथ और इस 2 का गुणा इसके साथ। तो जब इसका सूत्र लिखेंगे तो कैल्शियम के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा कैल्शियम, और ये जो 2 परमाणु है ये क्लोरीन के साथ आ जाएंगे, तो क्लोरीन के सफिक्स में 2 लग जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला इस तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको सूत्र लिखना है अगर है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखने के लिए हम देखते हैं कि कैल्शियम पर +2 का आवेश होता है, यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया था +2 का आवेश, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होता है। इन सबको अगर देखा जाए जोड़ करके तो OH जो आयन रहेगा आपका, इस OH आयन के ऊपर 1 प्लस और ये 2 माइनस की वजह से मिल करके कैल्शियम +2 और OH जो है इस पूरे के ऊपर -1 का आवेश हो जाएगा। अब जब इसकी संयोजकता लिखने जाएंगे आप तो इसका गुणा इधर तिरछे करवा देंगे, इसका गुणा इस साइड में करवा देंगे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम OH, इस 2 का गुणा इसके सफिक्स में लिखेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का गुणा यहाँ पे होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 को 1 एज इट इज होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जब आप संयोजकता के को सीख लेंगे तो वहां से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, किसी भी यौगिक का सूत्र आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो किसी भी संयोजकता को जानने के लिए आपको इस तरीके से चार्ट का प्रयोग करना है, और चार्ट के माध्यम से जो है हम संयोजकता के कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। कोई भी परमाणु जो होता है उस पर धन का आवेश क्यों आ जाता है, ऋण का आवेश क्यों आ जाता है, ये सारी चीजें जो हम इससे सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।